हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थर्ड ईयर का फूड्स एंड न्यूट्रिशन का एक नया टॉपिक करेंगे जो कि है खनिज लवण या मिनरल्स। ठीक है। हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, और इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये मुख्य पोषक तत्वों के अंदर आते हैं। ये 5 जो है हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। तो आज हम इसमें से खनिज लवण करेंगे। खनिज लवण या मिनरल्स कुछ ऐसे खनिज लवण होते हैं जो शरीर के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज लवण हम अगर मोटे तौर पर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। ये हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस वाले, यानी कि जो बहुत अधिक मात्रा में शरीर में इनकी आवश्यकता होती है। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम जो है हिंदी में कहते हैं वृहत मात्रिक पोषक तत्व, वृहत मात्रिक पोषक तत्व। वेयर एज जो दूसरे होते हैं वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत ही, या ट्रेस एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। और इनको हम बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है। अब सिर्फ मैं नाम बताती हूँ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो शरीर में आवश्यक होते हैं। ये होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फर। हम जो है हमारे कोर्स में 2 हैं, कैल्शियम और हम आयरन जो है इसमें करेंगे। ठीक है। आयरन जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उसमें क्या आता है, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिंक, कोबाल्ट, मैलिब्डेनम, आयोडीन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम और ब्रोमीन। ठीक है। तो इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से हमें जो है कोर्स में हमारे कैल्शियम करना है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको आयरन करना है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा कैल्शियम खनिज लवण से। ठीक है। वृहत मात्रिक पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम का अगर फॉर्मूला हम देखें तो C और A इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। कैपिटल C और स्मॉल a इसका जो है केमिकल फॉर्मूला होता है। कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों के निर्माण और विकास के लिए अति आवश्यक होता है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम इसके कार्यों के अंदर पढ़ेंगे। तो कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। क्यों सर्वाधिक पाया जाने वाला होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारी जो जितनी भी बोन्स हैं वो किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की। हमारा जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, या हमारा जो कंकाल है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम का मुख्यतया बना हुआ है। इसमें फास्फोरस भी होता है। कैल्शियम जो है फास्फोरस के साथ में कॉम्बिनेशन में जो है हमारी बोन्स के अंदर, हमारी हड्डियों में, हमारी अस्थियों में पाया जाता है। ठीक है। कैल्शियम जो है हम अगर इसके प्राप्ति के साधन अगर देखें तो कैल्शियम के प्राप्ति के साधन क्या होते हैं, दूध से बने पदार्थ, पत्ते वाली सब्जियां, हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। नट्स या जिसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, सूखे मेवे, और तिल जो है स्पेशली इसमें रिच होता है कैल्शियम में, है ना। तो ये जो है इसके मुख्य स्रोत होते हैं। तिल के अलावा मूंगफली जो है वो भी कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। ठीक है। तो अब हम इसकी दैनिक आवश्यकता अगर देखें कैल्शियम की, तो वो है एक वयस्क के अंदर जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, वो वयस्क चाहे पुरुष हो या चाहे महिला, उसके अंदर 400 मिलीग्राम प्रतिदिन की कैल्शियम की आवश्यकता रहती है। ठीक है। वेयर एज गर्भावस्था और धात्री अवस्था में अगर हम देखें तो 1000 मिलीग्राम पर डे की कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 1000 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता, या इतनी ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली हमें 400 मिलीग्राम चाहिए, और गर्भावस्था और जो है लैक्टेशन के अंदर या धात्री अवस्था के अंदर ये मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हम देखें तो हमने बात की थी कि माँ की अपनी आवश्यकताओं के अलावा जो बच्चे की भी दैनिक आवश्यकताएं हैं, या बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, बच्चे की आवश्यकताएं इस समय में क्या है, क्योंकि बच्चे की बॉडी बन रही है, बच्चे का विकास हो रहा है माँ के पेट में, है ना, भ्रूण का विकास हो रहा है, तो उसका भी स्केलेटन बन रहा है, उसकी भी हड्डियों का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए
प्रेगनेंसी के अंदर या गर्भावस्था में 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। आप अगर ध्यान करें तो अपने आसपास अगर देखें कोई प्रेग्नेंट लेडी तो उसको सजेशन दिया जाता है ना, काफ़ी एनर्जी रिच फूड्स वो लेती है और दूध पीने के लिए बोला जाता है कि सुबह शाम दूध पीना चाहिए, है ना। तो क्योंकि वो कैल्शियम रिच है, पत्ते वाली सब्जियां लेनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम वृद्धावस्था में देखें तो वृद्धावस्था में 500 मिलीग्राम जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम जो है उसका डिप्लेशन भी बहुत ज़्यादा होता है और बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, एब्जॉर्प्शन जो है वो उस पर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये नहीं है कि हमने इतना मिलीग्राम कैल्शियम या कोई भी न्यूट्रिएंट लिया है तो वो पूरा का पूरा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जो है वृद्धावस्था में हम देखें तो हड्डियां भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं या बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर ओल्ड एज में कोई ज़रा सा भी गिर जाता है तो उनको बहुत सिवियर जो है फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार कैल्शियम प्रॉपर नहीं लेने की वजह से हड्डियां जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियां जो है पोरस हो जाती हैं। मतलब क्यों? क्योंकि कैल्शियम पूरी अमाउंट में नहीं लिया जा रहा है तो हड्डियों से रिसकर कैल्शियम जो है वो रक्त की में जो लेवल है उसको बनाए रखने का कार्य करता है, डेली आवश्यकताओं का कैल्शियम की पूर्ति करता है, इसलिए हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो 500 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है वृद्धावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। शैशवावस्था में अगर हम देखें कि इन्फेंसी के अंदर या 2 साल तक के बच्चे के अंदर हम देखें कैल्शियम की आवश्यकता होती है 500 मिलीग्राम। हम अगर इसको कंपेयर करें कि एक वयस्क में हमने पढ़ा था कि 400 मिलीग्राम कैल्शियम की डेली आवश्यकता होती है, वेरस एक जो 2 साल तक का जो बच्चा है शैशवावस्था है ना, या इन्फेंसी जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसके अंदर जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो क्या है आपकी 500 मिलीग्राम। क्यों 500 मिलीग्राम? क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल फेज होती है हमारी पूरी लाइफ साइकिल में। अगर हम देखें तो कुछ ऐसी क्रिटिकल फेजेस होती है जबकि आवश्यकताएं अपने चरम पर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जब बच्चा पैदा होता है 0 to 2 ईयर्स जो है इन्फेंसी होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो आपने देखा होगा कि बहुत छोटा सा बच्चा होता है, मेरे ख्याल से आपके आधे हाथ जितना बड़ा वो बच्चा मैक्सिमम होता है। फिर इसका जो विकास है 2 साल तक आप देखेंगे बच्चा जो है 1 साल में चलने भी लगता है, खड़े भी हो जाता है ना, और चलने भी लगता है। 2 साल तक का बच्चा तो दौड़ने भी लग जाता है। तो इस तरीके से क्योंकि हड्डियों का विकास हो रहा है, हड्डियां स्ट्रांग हो रही हैं, बच्चा हाइट ले रहा है ना, हड्डियां जो है अपनी लंबाई में भी वृद्धि कर रही हैं। तो इस वृद्धि के लिए, इस तीव्र वृद्धि के लिए, इस फास्ट ग्रोथ के लिए जो है 500 मिलीग्राम कैल्शियम की इस समय पर आवश्यकता होती है। हाँ, उसके बाद हम देखें बालक के अंदर 1 से 9 साल का जो बच्चा है उसमें 400 मिलीग्राम, 10 से 15 जो वर्ष का जो बच्चा है उसमें 600 मिलीग्राम, और फिर 16 से 18 में वापस 500 मिलीग्राम। क्योंकि 10 से 15 वर्ष का बच्चा हम देखेंगे कि तीनों 1 से 9, 10 से 15 और 16 से 18, इसमें जो बीच की फेज है 10 से 15 वर्ष का बच्चा, उसकी आवश्यकता सबसे अधिक है, यानी 600 मिलीग्राम। क्यों? क्योंकि ये भी एक क्रिटिकल फेज के अंदर आता है। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है बॉयज में देखेंगे तो सडन उनकी हाइट में वृद्धि होती है, बॉडी में जो प्यूबर्टी फेज ये होता है, इसके अंदर बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, रक्त का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ता है ना, बच्चा एकदम से हाइट लेता है, उसमें बॉडीली चेंजेस आते हैं, बोन स्ट्रांग होती हैं। और हम कहते हैं कि आपने भी सुना होगा कि सामान्यतः कहते हैं कि 18-19 साल तक जो है हम लोग अपनी पूरी जो हाइट है उसको करीब करीब ले लेते हैं। तो इसलिए इस फेज में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम देखें कैल्शियम के कार्य, ठीक है। कैल्शियम जो है सबसे पहला है कि हमारे शरीर में अस्थियों और हमारे दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारा जो स्केलेटन है वो कैल्शियम का ही बना हुआ है, फास्फोरस के साथ में मिलकर, और कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है रक्त का थक्का जमना। देखिए, जब भी चोट लगती है तो हमारे शरीर से उस कट की जगह से, उस घाव की जगह से रक्त बहने लगता है,
और अगर घाव छोटा ही है तो हम देखते हैं कि कुछ समय में रक्त अपने आप बहना बंद हो जाता है और रुक जाता है, और वहां पर एक थक्का जैसा रक्त का जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये थक्का कैसे बनता है? रक्त, इसे क्लॉटिंग कहते हैं या रक्त का थक्का बनना बोलते हैं। ये थक्का कैसे बनता है कि हमारे रक्त में एक जो है अवयव होता है जो है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है उसकी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब चोट लगती है तो कैल्शियम की उपस्थिति में ये प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम आगे जब रक्त या उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिन बनता है ये रेशे के समान होकर एक जाल की आकृति में बन जाता है, जिसमें से जो रक्त कणिकाएं हैं वो बाहर निकलना बंद हो जाती हैं, और उस जगह पे से खून निकलना बंद हो जाता है, और वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, फिर है रक्त की सामान्य उत्तेजना को बनाए रखना। देखिए, हमारे शरीर की जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं वो हमारे कहाँ, हार्ट में पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो बच्चा हमारा जो हार्ट है वो हमारे जन्म से पहले से ही अपना काम करना शुरू उसने कर दिया, और ये लगातार अनवरत रूप से जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये काम करता है। तो हमारी बॉडी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं वो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, जो कि लगातार बिना रुके कंटिन्यूस रूप से हमारे जन्म से पहले से ही काम करना शुरू कर देती हैं। तो ये हमारा जो हार्ट है वो बेसिकली क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी पेशियों का बना हुआ या मसल्स का बना हुआ एक अंग है। ठीक है, रक्त, आप हार्ट का तो कार्य आप जानते ही हैं सब लोग कि हार्ट का कार्य क्या होता है, पूरी बॉडी में रक्त को पंप करना, ये पंप की तरह से कार्य करता है। तो ये जो हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट की जो पेशियां हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट होने में और उनको रिलैक्स होने में कैल्शियम जो है वो मदद करता है। मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इसको एनहांस या इसको रेगुलेट करता है क्या आपका कैल्शियम। अगर हमारी मसल्स की जो क्रियाशीलता है उसको बनाए रखने का कार्य करता है। यह संवेदनाओं को एक तंत्रिका तंत्र से दूसरी तंत्रिका तंत्र तक ले जाने में मदद करता है। देखिए, हमारा कई सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिसमें त्वचा भी एक है ना, जैसे हमारी आईज हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारी नोज है, हमारी स्किन है, हमारी टंग है, ये सारे हमारे जो है सेंसरी ऑर्गन्स हैं या संवेदी अंग हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सेंस करने की कैपेसिटी होती है। तो जब भी कोई भी संवेदना जो है वो हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनका पूरा जाल हमारी बॉडी में जो है फैला रहता है। और कोई भी संवेदना जब हमें मिलती है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पिन है या कुछ आपने ऐसे वो किया, तो ये जो संवेदना है तंत्रिका कोशिकाओं से एक एक करके होते हुए और आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये संवेदनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करने में भी कैल्शियम जो है कोशिकाओं में कार्य करता है। ठीक है, तो संवेदनाओं को ट्रांसपोर्ट करना ब्रेन तक, इसके लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फिर है यह पेशीय संकुचन विमोचन में सहायक होता है। जैसे कि मैंने बताया, जिस तरीके से हृदय की पेशियों को संकुचन और विमोचन में मदद करता है, वैसे हमारी बॉडी की जो अन्य मसल्स हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में या संकुचन और विमोचन में कैल्शियम हमारी मदद करता है। जब आहार में कैल्शियम कम हो जाता है या कैल्शियम हम लोग नहीं ले रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर या मसल्स के मस्कुलर क्रैम्प्स ज़्यादा आने लगते हैं, है ना, तब बोले जाता है कि कैल्शियम की जो है कमी हो गई है, खिंचाव बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है यह झिल्ली पारगम्यता या सेल परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। सेल परमिएबिलिटी या झिल्ली पारगम्यता क्या होती है? झिल्ली पारगम्यता होती है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो सिलेक्टिव जो है उनकी
परमेबिलिटी होती है, या कहेंगे कि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, या कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है, ये परमेबल होती है। परमेबल यानी इसे हम हिंदी में कहेंगे कि पारगम्य होती है। पारगम्य माने कि कोशिका इस झिल्ली में से जो भी उसके काम की वस्तुएं होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको तो अंदर ले लेती है और जो वेस्ट होता है उसी झिल्ली के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये जो परमेबिलिटी होती है, ये पारगम्यता को बनाए रखने में भी कैल्शियम हमारी मदद करता है। ठीक है, कुछ विकारों जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेज, रेनिन जो है विकरों या एंजाइम्स होते हैं, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज और रेनिन, इसको भी एक्टिव, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, या सक्रिय अवस्था में इनको लाने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम एक कैटलिस्ट की तरह से भी कई कोशिकाओं में कार्य करता है। कैटलिस्ट कौन होता है? जो कि किसी रासायनिक क्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन उस रासायनिक क्रिया के होने के लिए अत्य आवश्यक है। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि क्लास के अंदर अगर टीचर बैठी है और आपको कोई काम दे दिया है, तो आप अपना काम करेंगे, और टीचर उठ के चली जाएगी तो आप अपना काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टीचर एक कैटलिस्ट की तरह है कि जो आपके काम में आपको मदद नहीं कर रही है, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, लेकिन उसके वहाँ बैठे रहने से आप काम करते हैं। अगर वो टीचर वहाँ नहीं है, वो कैटलिस्ट वहाँ नहीं है, तो आप उस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक यही काम जो है कैल्शियम बहुत सारी हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाओं में कार्य करता है। तो ये हमारा कैल्शियम का है। नेक्स्ट, कैल्शियम का जो डेफिशिएंसी, इसकी कमी के प्रभाव क्या होते हैं, इसकी अधिकता के प्रभाव क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।